न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। आज हम बात करेंगे चौकीदार श्यामलाल लंगर जी से। सर, आज मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करते ही कैप्शन रखा है कि चौकीदार वर्सेस देशद्रोही। ये कैप्शन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा इस बार इलेक्शंस में लड़ाई है चौकीदार और देशद्रोही की। चौकीदार बीजेपी वाली सारे चौकीदार है, और जो भी बीजेपी की एंटी है, जो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा, जो भी बीजेपी की बात नहीं मानता, उन्होंने देशद्रोही कहा। क्या कहना है आपका इस पूरी प्रोपेगेंडा पे? देखो, ऐसे है कि उनका ये कहना था कि जो देश के हित में है, जो देश के साथ है, वो चौकीदार है। क्योंकि देश की रखवाली करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा असूल है। जो आदमी देश के खिलाफ बात करेगा हम उसको देशद्रोही कहेंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि जो बीजेपी का है वो चौकीदार है, या जो बीजेपी का नहीं है वो देशद्रोही है। उन्होंने ये कहा कि जो देश की रखवाली करेगा वो चौकीदार है। क्या हम अपने घर की रखवाली करते हैं तो क्या हम चौकीदार नहीं कहलाते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों की संभाल करते हैं, तो इसका मतलब हम चौकीदारी करते हैं। उसके बाद हमारा घर आता है। जब हम अपने घर की संभाल करते हैं, अपने घर की देखभाल करते हैं, तो हम अपने घर के चौकीदार हैं। जब हमारे स्टेट की बात आती है, तो जब हम स्टेट की रखवाली करते हैं, स्टेट को संभालते हैं, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो, हमारे मिनिस्टर हो, हमारे अच्छे शहरी हो, हमारे बुजुर्ग हो, जब वो स्टेट की संभाल करते हैं तो समझ लो वो चौकीदार हैं। चौकीदार का मीन्स है कि हम रखवाले हैं। जब देश की बात आती है, तो जब देश को हमने संभालना है, देश की रक्षा करनी है, उनका ये कहना था कि जो देश की रक्षा करता है वो हर आदमी चौकीदार है, क्योंकि हम देश के रखवाले हैं। रखवाला जो होता है वो चौकीदार होता है। देशद्रोही वो हुआ जो देश के खिलाफ बातें करता है, जो देश के खिलाफ जाता है, उसको हम देशद्रोही कहते हैं। ये हमारा मानना है। बट सर, थोड़ा तो उन्होंने एक तरह से खुद अपने आप को ही कहा। उन्होंने कहा अब चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक अलायंस हुई है, बट उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बिल्कुल साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी क्वेश्चन करता है, उन्होंने ये भी बोला था कि सड़कें नहीं बनी, बेरोजगारी रही, नौकरियां नहीं मिली, जो भी ये पूछेगा वो भी देशद्रोही है, और हम भी देशद्रोही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ चौकीदार है। देखो, ऐसे है कि ये अपोजिशन की चालें होती हैं, अपोजिशन की साजिश है। जैसे अभी मैं किसी ज़्यादा लंबी चौड़ी मतलब ना कंट्रोवर्सी में नहीं आता हूँ, मगर एक मैं उदाहरण जरूर दूंगा। आज से 3-4 महीने पहले सेंटर कांग्रेस मिनिस्टर कोई थे, सेंटर के जो एक्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी हम मिलिटेंटों को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। तो आप जब ये सुनोगे कि एक हमारा देश का लीडर जो है, जिसने देश के विधान की शपथ ली थी, वो आदमी कहता है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम मिलिटेंट को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, तो आप उसको देशद्रोही नहीं कहो तो क्या कहोगे? उसको हम देशद्रोही कहेंगे। जो देश के खिलाफ बातें करता है, जो एक मिलिटेंट कौन है? मिलिटेंट देशद्रोही है। जो देशद्रोही की मदद करना चाहेगा उसको भी हम देशद्रोही कहेंगे। ये हमारा पक्का मानना है। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो देश के अगेंस्ट जाएगा, वो देशद्रोही है। चलिए सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, एक बड़ी फैसला सामने देखने को मिला जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने मिलकर अलायंस किया। कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा इसका, और बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान है? क्या लगता है आपको, जो 2 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, जम्मू पुंछ और उधमपुर डोडा से, कितना बड़ा एक तरह का मुकाबला रहेगा? क्योंकि अब 2 जो बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने एक तरह का गठबंधन कर लिया है। क्या ये भी बीजेपी पीडीपी की तरह ठगबंधन रहेगा या ये गठबंधन बन जाएगा? देखो, ऐसे है कि ये तो बड़ी स्पष्ट बात है। एक पहलवान, एक ताकतवर, एक सुलझा हुआ आदमी जब किसी से नहीं गिरता है तो फिर क्या होता है कि लोग 4-4 इकट्ठे होके तो पड़ जाते हैं। ये वो हिसाब है। पहलवान पहलवान ही है, देश का रखवाला देश का रखवाला ही है। देश का रखवाला जो है चौकीदार चौकीदार ही है। जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है। जनता 101% भाजपा को वोट देगी। जनता सेंटर में भी
मोदी सरकार लाएगी, जनता ये वाली हमारी सीटें भी जो हैं वो हमें देगी, ये स्पष्ट है। और हमारा जो पक्का नारा 10 बंदों को अलायंस करने से जनता का मूड नहीं चेंज होता। जनता सब देख रही है देश को किसने संभाला है, देश को किसने बचाया है, देश किस ढंग से चल रहा है। अगर देश 5 साल इस तरह से और चला, देश बहुत उपलब्धियां और बहुत काम होगा। आप खुद देख लीजिए कि स्टेट के अंदर 2 एम्स, ये किसकी देन है? ये मोदी साहब की देन है। हमारी स्टेट के अंदर रिंग रोड बनने जा रही है। कश्मीर के अंदर देख लो आप, कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। यहां से जम्मू से लेके कश्मीर अपना पुंछ तक रेलवे लाइन जो बनने जा रही है, जम्मू से लेके पुंछ तक 6 लेन बनने जा रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, IIT दिए हुए हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी स्टेट को नहीं मिली? और पूरा हिंदुस्तान अगर गिनाने जा रहा हूं तो फिर तो 2 महीने लग जाएंगे मैं आपको गिनाते गिनाते कि मोदी साहब की उपलब्धियां क्या है। आज से पहले क्यों नहीं हमारी ये रिंग रोड बनी? आज से पहले क्यों नहीं हमें एम्स मिले? आज से पहले क्यों नहीं हमें IIT मिला? आज के पहले हमें क्यों नहीं ये जो इतना शॉर्टकट रास्ता हुआ, चिरानी से हम निकलते हैं नाचरी निकल जाते हैं, जो 3 घंटे का रास्ता वो 15 मिनट का रह गया है। आज से पहले बनाल से लेके काईकुंड तक जो टनल अभी और महीने के बाद 2 महीने के बाद खुलने जा रहा है, क्यों नहीं हुआ? द्रास से लेके करगिल तक जो टनल बनने जा रहा है, क्यों नहीं बना? ये सब मोदी साहब की दीन है। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट थे पीछे, सब ऐसे डेडलाइन किए हुए थे, उसकी कोई भी सुनाई नहीं हो रही थी। 2011 में इन्होंने फैसला किया था राफेल डील। उस समय इन्होंने कहा था हम भूखे, हमारे पास पैसा नहीं है। वही देश है आज भी। उस समय भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, आज बीजेपी के। कहाँ से पैसा आ गया? किसी से हमने उधार तो नहीं मांगा। पैसा इकॉनमी तैयार की जाती है। अभी हमारे मोदी साहब ने फॉरेन का जो हमने वर्ल्ड बैंक का पैसा देना उसको भी ख़त्म किया। लोगों का जो पेट्रोल का डीजल का उधार था वो भी ख़त्म किया और डिफेंस को भी मजबूत किया। सर, पर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ऐसे मसले हैं जिसमें शायद भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतरी। चाहे हम बात करें आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, हम रोड्स की बात करें, कई ऐसी चीज़ें, नौकरियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही अनएम्प्लॉयमेंट की, वो सेंटर में भी रही और स्टेट्स में भी रही। ये मुद्दे हैं जो अपोजिशन पार्टी उठा रही है और ये कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे हैं कि अगर इतनी डेवलपमेंट हुई है। और एक और जो ब्लेम है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर पे आता है, वो ये ब्लेम है कि यहाँ के जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका शेल्टर लेके इलेक्शन लड़ते हैं। अपने इनके कार्यों में इतना दम नहीं होता, उनके दम पे इलेक्शन जीते। एक उनकी वेव थी पिछली बार जिससे जीत चुके, लेकिन इस बार जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। इस बार वो मोदी वेव जो होगी वो लोग नहीं देखेंगे। देखो ऐसे है कि हम ये नहीं मानते कि कार्य नहीं हुए। अगर कोई घर बनाता है ना तो पहले वो घर की नींव रखता है। तो एक दिन में घर नहीं बन जाता, उसको टाइम लगता है, साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, 4 साल लगता है छोटे से घर बनाने को। तो एक स्टेट बनाने को कितना टाइम लगता होगा? ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी प्लानिंग की थी, हमने प्लानिंग दी थी सेंटर को, तब जाके अप्रूव हुई। हमारे जितने भी जहाँ MLA थे बीजेपी के, ये उनकी देन है। रिंग रोड बनी, प्लानिंग जहाँ से गई। एम्स की डिमांड थी, डिमांड इन्होंने पहुँचाई वहाँ पे कि नहीं वाकई एम्स चाहिए। बाद में ये फैसले हुए कि नहीं, कश्मीर दूर पड़ता है, बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, जम्मू नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए एक एम्स कश्मीर को दे दो, एक जम्मू को दे दो। ये किन लोगों ने कहा? अपोजिशन ने तो नहीं कहा ना। ये हमारे भाजपा के जो MLA थे, जो लीडर थे, उन्हीं लोगों की देन है। आज अगर 6 लेन बनने जा रही है, ये किसकी डिमांड थी? हमारे MLA की। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको टाइम लगता है। कोई भी एक इंडस्ट्री लगानी हो तो उसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद इंडस्ट्री एक बन जाती है। जब इंडस्ट्री कंप्लीट बन जाती है तो उसके बाद प्रोसेस काम का स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जैसे आपने कहा आंगनबाड़ी का, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि जो सेंटर तक नहीं पहुंचती, मगर उससे भी प्रोसेस जारी है। हमारे जुगल किशोर शर्मा जी ने पार्लियामेंट में
बड़े जोर शोर से ये सवाल उठाया हुआ है कि जो हमारा आंगनबाड़ी वर्कर है इनकी पे जो बढ़ानी चाहिए और इतनी पे इनकी होनी चाहिए, वो भी प्रोसेस चल रहा है, वो भी हो जाएगा। अभी देश के प्रधानमंत्री के पास थोड़ा काम नहीं है, पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपना दोस्त बनाना क्या क्या छोटी बात नहीं है। आज से पहले पीछे चले जाओ, आप कितने दोस्त थे। अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरे वर्ल्ड जो था हमारे साथ था, उन्होंने कहा कि आपने जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। ये किसकी देन है? ये वाजपेयी की देन है, ये मोदी जी की देन है, ये हमारे लीडरों की देन है। आज से पहले नहीं उन्होंने, किसी ने, कोई अपोजिशन पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, क्यों नहीं की? दम नहीं था, हिम्मत नहीं थी। आज अगर सर्जिकल स्ट्राइकें हो रही हैं, दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो ये एक विल पावर है, ताकत है, हौसला है, तब जाके ये हो रहा है। और 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमारा जो पायलट था वो ऐसे वापस आ गया वहां से, आज से पहले नहीं आए। ये क्या है? ये देश की तरक्की नहीं है तो और क्या है? खुशहाली नहीं है तो और क्या है? मैं तो इसी को विकास मानता हूं। और आज की डेट में जो भी आदमी देश से बाहर जाता है, छाती चौड़ी करके जाता है, कॉलर ऊपर करके जाता है, उसकी पूरी रिस्पेक्ट होती है। और क्या विकास चाहिए हमें? और क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने इतनी डिमांड्स रखी, मानी भी गई। आपने कहा एम्स की डिमांड थी, वो भी मानी गई, और भी काफ़ी डिमांड्स थी जो मानी गई। एक और बड़ी डिमांड थी जो पूरे हमारे जम्मू के हित में थी, लोग जो चाहते थे होनी चाहिए, रसाना मामले पे CBI इंक्वायरी, जिसके चलते आपकी पार्टी BJP में से ही एक लीडर आज हट के अपनी पार्टी बना चुके हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन। उनका भी ये नारा था CBI इंक्वायरी, और तब भारतीय जनता पावर में भी थी, तब सरकार भी थी। तो ये इतनी बड़ी डिमांड क्यों नहीं मानी गई थी? देखो, ऐसे है कि जब किसी के साथ पार्टनरशिप हो ना, तो चल रही हो पार्टनरशिप, तो कुछ चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। तो भरोसे की बात होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी क्राइम ब्रांच, हमारी यहाँ की इंटेलिजेंस, क्या वो फेलियर है? हम ये नहीं मान सकते ना। उन्होंने केस को हैंडल किया, अभी वो मसला जो है जुडिशियल है, उसके भी पिक्चर सामने आ जाएगी सारी। कोई ऐसी बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से देश के विकास नहीं होते। हाँ, ये मेरा कहना है, मैं आज भी कहता हूँ आपके माध्यम से, आज नहीं और 6 महीने के बाद आप देख लेना, CBI इंक्वायरी होगी और होके रहेगी। सर, जम्मू में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार किस नारे पे वोट लेना चाहेगी? क्या ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं जिन बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी और ऑपोजिशन को वोट नहीं मिलेगा? देखो, ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सेंटर में आएगी, हमारी स्टेट में भी आएगी, और हमारा जो CM होगा वो हमारा BJP का होगा। इस दफ़ा पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। कौन सा काम ऐसा नहीं हो रहा जो पब्लिक के सामने नहीं है? ये नहीं होता कि किसी मोहल्ले की एक नाली साफ नहीं हुई तो विकास रुक गया। ये छोटी बातें होती हैं। विकास होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे शहर के अंदर मेट्रो आएगी, मेनो रेल आ जाएगी। तो ये क्या है? ये उपलब्धि नहीं है, ये विकास नहीं है। इसी चीज़ों पे लोगों ने वोट देने हैं। मैं कहता हूं कि काम जो है वो सेंटर ने करना है, डिमांड जो हमारे यहाँ के लोकल लीडर ने करनी है। लोकल लीडर हमारा जो भी MLA थे वो डिमांड कर रहे थे, बाकी पार्टी की अपनी मर्जी होती है। अभी 20, 25, 30, 40 MP जो थे मोदी साहब ने चेंज किए हैं, दूसरे आदमी को टिकट दी है। ये पार्टी का एक अपना रुतबा है, पार्टी का एक अपना ताकत है। किस आदमी को सीट मिलनी है, किस आदमी को नहीं मिलनी, ये वो संगठन तय करता है। बाकी काम में अगर आप कहो तो हमारी स्टेट में कोई कमी नहीं रही। आप कश्मीर चले जाओ, आप किसी जगह चले जाओ, आप पुंछ चले जाओ, आप किश्तवाड़ चले जाओ, आप सड़कें देखो, आप ब्यूटी देखो, शहर की सफाई देखो। क्या आज हमारा मेयर जो कश्मीर में है, क्या BJP का नहीं है? डिप्टी मेयर BJP का नहीं है? जम्मू में वही है। साफ सफाई बहुत बढ़िया हो रही है। मैं कहता हूं कि इस दफ़ा हमारी सीटें कश्मीर से भी आएंगी। जम्मू को तो हमने 30 पार जाना है, 28 थी ना हमारे पहले, 28, अभी 35 के पार जाएंगे।
कश्मीर से भी हमारी सीटें होंगी और हमारा अपना सीएम होगा। सर जो अभी लोकसभा चुनाव है उनमें तो मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी भी खड़े हैं, एक अलायंस भी बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, तो इस बार मुकाबला तो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। देखो ऐसे है कि ये हमारी सोच है, कड़ा मुकाबला मेरे को नहीं लगता है कि कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो सेंटर में हीरो बैठा है, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, देने वाले वो हैं। एक सीट अगर कोई ले लेगा, कैसे विकास होगा, किस तरह से विकास होगा, आगे डिमांड पास ऑन नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे एमपी नहीं होंगे। आप देख लेना, एमपी भी हमारे 4-5 होंगे इस दफा स्टेट से। और एमपी तो लोगों ने बनाना ना, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी बनाना है, इसलिए लोगों को विश्वास होना चाहिए। पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक की बात कर रहा हूं सर, पब्लिक की बात कर रहा हूं अरोड़ा साहब। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ने माइंड बना लिया है, पब्लिक ने हमारे एमपी चुन लिए हैं। आप देख लेना कि एमपी हमारे होंगे, सेंटर में सरकार हमारी होगी। इस 5 सालों के अंदर J&K ये हमारी स्टेट की हालत तब्दील हो जाएगी। हमारा जो सिटी है स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, कश्मीर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। आप देख लेना कि फॉरेन के पैटर्न पे हमारी स्टेट का काम होगा, पैटर्न उसी फॉरेन के पैटर्न पे हमारी ये जो अपना स्टेट है ये होगी। सर फिर ये बात आप मानते हैं कि जो बीजेपी और पीडीपी की अलायंस थी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो इन अलायंस के चलते नहीं पूरे किए गए, जैसे मिलिटेंसी रेट हाई हुआ और सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड नहीं पूरी की गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारे स्टेट में बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि अलायंस फेल रही भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की। देखो किसी जगह कोई फैसला ऐसा हो भी जाता है। अभी आप देख लो, हर दिन आए दिन रोज 15-15, 20-20 को ठोक के तो किनारे लगा रहे हैं। एक तरफ से हमने झाड़ू लगाना शुरू किया है, दूसरी तरफ से सफाई करके बाहर निकल जाएंगे। आप स्टेट के अंदर आपको कोई चुना हुआ मिलिटेंट नहीं मिलेगा, कोई ढूंढा हुआ मिलिटेंट नहीं मिलेगा। हम जिस हिसाब से जिस तरीके से हम सफाई कर रहे हैं। बाकी रही बात सेपरेटिस्ट लोगों की, आप देख रहे हो, आपको तो मेरे से ज़्यादा पता है कि उनकी क्या हालत हो रही है। जो देश के साथ गिरदारी करेगा, भाजपा पार्टी उसको कभी नहीं छोड़ेगी, भाजपा पार्टी उसको ठिकाने लगा के रखेगी। और ये मेरा मानना है कि और 2 महीने के अंदर अंदर हमारी स्टेट के अंदर से मिलिटेंसी बिल्कुल साफ हो जाएगी, ढूंढे हुए मिलिटेंसी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे सर, आखिरी कोई भी मैसेज युवा को देना चाहते हैं या लोगों को देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को, युवा को, कि लोगों के भड़काओ में मत आओ। अपोजिशन की बहुत शरारतें होती हैं, अपोजिशन अभी लॉलीपॉप देगी, बाद में मुँह छुपा के भाग जाएगी। आपने देख लो कि यहाँ पे रोहिंग्या किसने बसाया। वही आखिरी सवाल था सर मेरा। सर अब रोहिंग्या तो बसे, कांग्रेस और एनसी जब भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत बसे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है, दिल्ली जाके कहती है कि रोहिंग्या इन्होंने बसाए। और उनका ये भी कहना है कि अगर हमने बसाए भी, हमने बसाए नहीं, उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा एक ट्रीटी के तहत बसाए गए हैं और एक यूएन में ट्रीटी थी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जिसके तहत रोहिंग्यास को बसाया गया था। अगर बसाए भी गए तो भाजपा ने उन्हें निकाला भी कहाँ? ऐसे है अरोड़ा साहब, आप खुद समझदार हैं। जब भी जहाँ पे रोहिंग्या बसाए गए वो सिर्फ वोटर की रणनीति थी, राजनीति थी। अगर बाहर से वो लोग आए, उनके बोर्ड क्यों बनाए गए, उनके स्टेट्स पे क्यों बने यहाँ पे जाली, उनके राशन कार्ड कैसे बन गए, ये सोची समझी साजिश थी। आज मैं जो मर्जी कहूँ, ये लोग कहते हैं कि हमने नहीं बसाए, इन्होंने बसाए थे, मगर हमारी प्लानिंग जो है सेंटर से वो प्रोसेस प्रॉपर चल रहा है। इन लोगों को बाहर निकालेगा भाजपा, पक्का निकालेगा और निकाल के छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी पार्टीज एनसी और पीडीपी पहले तो इलेक्शंस बॉयकॉट करती हैं, और जब लोकसभा के चुनाव आते हैं और असेंबली के चुनाव आते हैं तब बिल्कुल सामने आके कहते हैं कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे। क्या कारण है? पावर की एक लालच है इन बड़ी पार्टीज़ को कि हमें पावर में आना है, क्योंकि अगर एक स्टैंड था जब 35A पे अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, तब भी अब इन्होंने इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं किए, पहले इलेक्शंस बॉयकॉट किए गए। तो क्या कहेंगे आप इस पर? पहला जो था वो एक इनका सीरियल था, एक जैसे होता ना, माँ नी माँ में कोठे तो डिगन लगा, मैंने 100 रुपया दे, माँ 100 रुपया देती रही हर रोज। तो एक दिन माँ को पैसे गए मुक, तो उन्हें कहा पुत्र जा डिग मर जाके, मेरे को पैसे नहीं हो। नहीं माँ मैंने लग जाएगी। वो हिसाब है, वो बातें हैं इनकी। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 35A टूटे तो हम ये करेंगे, 370 टूटी तो हम ये करेंगे। कुछ भी कर लें, 370 भी टूटेगी, 35A भी टूटेगी। और आज क्या इलेक्शन लड़ने आ गए मुँह उठा के। फिर पहले बोल रहे थे हम नहीं इलेक्शन लड़े, नहीं लड़ी, अभी भी नहीं लड़ते।
नई इलेक्शन लड़ी, नुकसान किसको हुआ? उन्हीं को हुआ, भाजपा को फायदा हुआ। तो आज इनको पता है कि अगर इलेक्शन में हम बाइकाट कर देते हैं, भाजपा पूरी 75 की 75 सीटें ले जाएगी और फुल फॉर्म में आएगी। फुल फॉर्म में तो हमने वैसे भी आना ही है, सीएम हमारा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अपोजिशन जो मर्जी करती रहे। तो मेरा ये संदेशा है कि हमारी जवान नवयुवकों को भी और स्टेट के लोगों को भी किसी बखावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक अच्छी पार्टी है वो भाजपा पार्टी है, भाजपा को वोट दें, भाजपा को कामयाब बनाएं और देश अपने स्टेट में खुशहाली लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे श्यामलाल लंगर जी हमारे साथ, और इनका यही कहना है कि देश में विकास चाहते हैं स्टेट में जितने भी हालात हैं वो सुधरने चाहिए तो भाजपा को वोट दें। आप लोग बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। कैमरामैन अनिल के साथ स्नेहल अरोड़ा।